वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट सेक्शन 153। हमेशा की तरह आज भी अपनी बात दोहराऊंगी कि आप जो है हम ऐसे रिवाइज़ करेंगे जैसे हम कोई स्टोरी सुन रहे हों, और आप घर जाके इस स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने रिकॉल किया जहाँ पे आपको रिकॉल नहीं हुआ तो वहाँ पे आप वापस आके फिर से वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में रिविजनरी क्लास विद योर सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ठीक है, मैं एक ही बात बार बार नहीं बोलने वाली हूँ। हम आज का रिवीजन शुरू करते हैं। द नोट्स विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज़ इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट, बट डजेंट मैटर। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, मैं इसको भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आप सिर्फ मेरी बात को सुनिए। सेक्शन 153 में क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो बताऊँगी, और घर जाके आपके पास जो भी बुक हो, आप किसी भी बुक को रेफ़र कर रहे हो, चाहे वो किसी टीचर की बुक हो या फिर इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट हो, आप उसको जाके पढ़िए और मैंने क्या बताया था उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। दैट्स इट इतना ही आपको करना है। तो 153 में सबसे पहले अगर हम बात करें 143 और 144 के असेसमेंट की, तो इसके लिए ये 17-18 वाला छोड़ दो, इट इज़ अ वेरी ओल्ड लॉ। इसमें लिखा हुआ है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो कि 22-23 जो है वो तुम्हारा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हो गया, तो इसके लिए 22-23 इज़ द फाइनेंशियल ईयर, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 23-24। और 23-24 के असेसमेंट की, कौन से असेसमेंट की 143-3 एंड 144, मतलब कि स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट के असेसमेंट की जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब 23-24 से 24, मार्च 24 से लेके आप 9 मंथ को कैलकुलेट करिए। दिसंबर 24 तक आपके पास टाइम है कि आप इतने दिन में अपना 143-3 या फिर 144 अगर चल रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर लें। बट एक बात का ध्यान रखना कि जब भी मान लो कि कोई स्टे ऑर्डर लग जाता है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को आगे जाके आपको और अच्छे से ये पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल जो है ये एक नॉर्मल टाइम लिमिट बताया गया है विदाउट किसी एक्सेप्शन की, कि आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट कर लेना है। बट अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह लगता है या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर कुछ वैल्यू करने को दिया जाता है तो उतना टाइम लिमिट इंक्रीज़ हो जाता है, और द रेस्पेक्टिव टाइम लिमिट फॉर द कोर्ट ऑर्डर सपोज इन दिस एग्जाम्पल प्लस 9 मंथ, उतना टाइम लिमिट मिला के हमारे पास होता है। और डिटेल में इसको देखेंगे तो मैंने आपको बताया 143-3 या 144 के लिए हमारे पास टाइम लिमिट है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मान लो कि अगर कोई भी रेफरेंस मिली है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई आप इसका वैल्यू बताओ, तो 9 मंथ की जगह ये टाइम लिमिट जो है इंक्रीज़ होकर 21 मंथ हो जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगेन अब आते हैं, हमने 143-3 एंड 144 डिस्कस कर लिया। 147 पे आते हैं। 147 की नॉर्मल टाइम लिमिट जो है वो 12 मंथ। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे और रिपीट करवाती हूँ। 147 में हमारा रीअसेसमेंट होता है, और इस रीअसेसमेंट के लिए हमें 148 में नोटिस इशू करना पड़ता है। उस नोटिस इशू करने से भी पहले 148A एक सेक्शन आता है, उसकी कंडीशन को हमें कंप्लाई करना होता है, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना होता है, प्री असेसमेंट इंक्वायरी करनी होती है, और तब हमें डिसाइड करना होता है वेदर द केस इज़ फिट फॉर 148 और नॉट। अगर फिट है तो हम 148 का नोटिस देते हैं और तब 147 में असेसमेंट करते हैं। ये बात हो गई। अब पढ़ते हैं कि 147 के टाइम लिमिट को 147 के रीअसेसमेंट को कंप्लीट करने का क्या टाइम लिमिट है। तो बोला गया है कि जिस दिन आपको 148 का जो नोटिस है वो सर्व हुआ ना, उसके जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्व हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में चले जाओ, एंड देन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस इज सर्व। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ, नोटिस सर्व और नोटिस इशू में बहुत डिफरेंस होता है। सर्व मतलब कि अब वैसे आजकल तो कुछ नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली जो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपने जो अपने आईडी बना के जो मेल आईडी मेंशन की है, वही मेल आईडी पे जो है आपके पास नोटिस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आ जाते हैं अगर कुछ आना भी होता है। बट अगर नहीं आता है, बट ये चीज़ें पुराने उसमें भी लिखी हुई थी। मान लो कि उस ईमेल के थ्रू आपको नहीं आया, या फिर कुछ और डिपार्टमेंट ने ऐसा सोचा ईमेल नहीं भेजते, इनको फिजिकल कॉपी भेज देते हैं। इन केसेस में जो है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो कि जून 22 को जो है आपको नोटिस सर्व होता है, मतलब आपको मिल जाता है, वेदर इट इज़ बाय ईमेल। सर्व मतलब कि एसएससी को मिल गया, ईमेल और फिजिकल कॉपी आपको जो है जून 22 को मिल जाता है। अब जून 22 को लेकर के आप क्या बोल रहे हैं कि जिस ईयर में हुआ है ना, जिस ईयर में सर्व हुआ है उस ईयर के एंड में चले आइए। तो जून 22 मीन्स हो गया कि 22-23 ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ, मतलब कि 23-24 कंप्लीट जो है आपका ये जो ईयर बन रहा है 23-24,
ये कंप्लीट ईयर आपके पास टाइम रहेगा कि आप असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 कर सको। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सेम केस अगर टीपीओ को जहाँ पे टीपीओ के रेफरेंस की बात आ जाती है ना, वहाँ पे जो है आपका टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर सेम केस अगर टीपीओ को रेफ़र हुआ है कोई भी चीज़ तो 12 मंथ से 24 मंथ हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर ये तो मैंने आपको बता दिया 143(3), 144 एंड 147 का। अब एक तीसरा हमारे पास टाइम लिमिट में पॉइंट होता है, वो ये कि फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर अगर इशू हुआ है 143(3), 144 या 147 में, जैसे कि आपको 263 आपको एक सेक्शन पढ़ने को मिलेगा जहाँ पे कमिश्नर जो है रिवीजन करता है, या 264 सीआईटी अपील का, जहाँ पे वो बोलेंगे कि जाओ असेसिंग ऑफिसर को कि जाओ और फ्रेश असेसमेंट करके लाओ। तो इस केस में टाइम लिमिट क्या होगी? तो इस केस में टाइम लिमिट ये होगी कि 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 इज रिसीव्ड बाय PCCC, ये इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम लिखे हुए हैं, और द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 और अंडर सेक्शन 264 इज पास बाय द PC/CIT। मतलब PC/CIT मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि आपके पास जनवरी 2021 को ऑर्डर रिसीव हुआ। आप असेसिंग ऑफिसर हो, आपको जनवरी 2021 को एक ऑर्डर रिसीव होता है जहाँ पे आपको ये डायरेक्शन मिला है कि आप इसका फ्रेश असेसमेंट करके लाओ। तो इसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आ जाओ। इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021, बिकॉज जनवरी 21 फॉल्स विद इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। और 2021 से 12 मंथ लेटर अगर आप आते हो तो ये आता है आपका टाइम पीरियड 21-22, मतलब कि 21-22 तक टाइम पीरियड तक आपके पास टाइम है कि आप इस असेसमेंट को कंप्लीट कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। मैं वैसे तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट मैंने 1-2 सेक्शन को बहुत रिपीटेडली यूज़ किया है जिसको मैं बोल रही थी कि मैं आगे समझाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आपको वो सारे सेक्शन समझा दूँ। जैसे मैंने 133C का सेक्शन का बहुत यूज़ किया था, तो 133 के मैं चाहती हूँ आपको सारे सेक्शन समझा दूँ। तो 133 यहाँ पे आपको नोट्स में भी, इस नोट्स में मुझे दूसरे नोट्स में मिलेगा 133। सो कीपिंग दिस असाइड हम 133 एक बार समझ लेते हैं। और बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, 133 ABC जो भी है छोटे सेक्शन है, तो आप सिर्फ मेरी बात को सुनिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 131 एक सेक्शन आता है जो कि बोलता है कि आप समन कर सकते हैं, मतलब किसी को नोटिस दे के बुला सकते हैं। और ये अथॉरिटी ये जो पावर है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी और DRP, जिसके बारे में 144C में हमने पढ़ा था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास होता है कि वो किसी को भी बुला सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। वो बोल सकता है कि आप आइए और इस दिन आके अपना अटेंडेंस लगाइए, और उसे मतलब ऑन ओथ कुछ भी बुलवा सकता है, कुछ पूछ सकता है। तीसरी बात, वो उसे बोल सकता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस करिए। और चौथी बात कि वो ये भी कह सकता है कि आप जो है एक्सपर्ट को हम अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि वो आपके ऊपर, मान लो कि उसे लग रहा है कि ये आदमी कुछ फ्रॉड कर रहा है, वो एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है कि आप इस पर रिपोर्ट दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि जैसे एक्सपर्ट को अपॉइंट किया या इनकम टैक्स अथॉरिटी या DRP के पास पावर है कि वो किसी को बुला सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका केस जो है असेसमेंट रीअसेसमेंट में या कहीं पे पेंडिंग हो तभी आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है। नहीं, उसका मन कि आपका कोई केस पेंडिंग नहीं है, स्टिल वो आपको बुला सकता है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि समन के लिए उसके पास 4 चीज़ होती है। एक तो ये कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है आपका, दूसरा ये कि वो आपको अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकता है, वो बोल सकता है कि आप आके इस दिन अपना अटेंडेंस लगाइए, और उस दिन वो आपसे जो है ऑन ओथ कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा, वो आपको बोल सकता है कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट कीजिए। चौथा बात मैंने आपको बताया कि वो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है टू गिव इट्स रिपोर्ट। आप उसको अपनी बात बताने के लिए वो किसी एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकता है। अब ये हो गया 131। इसमें छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और हैं। जो पहली चीज़ है वो ये, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ एक्चुअली, कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं है, स्टिल वो आपको बुलाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने कहा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपसे मांग सकता है, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटेन कर सकता है, बट 15 दिन से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा रिटेन करना है तो उसे चीफ CIT या CIT की अप्रूवल लेनी होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन 131। और एक और है कि बिलो AC अगर CBDT ने नोटिफाई, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि नोटिफाइड होते हैं बाय CBDT, जो कि AC से नीचे नहीं होते, AC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर से, सिर्फ उन्हीं के पास ये पावर होती है ना कि वो कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सके एनी मैटर रिलेशन टू DTA या TIEA। अब ये DTAA और TIEA जो है, अगर आपने कुछ प्रैक्टिकल 15 CB
CA का फॉर्म अगर आपने फिल किया होगा तो आपको DTAA का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, TIEA का भी। बट अगर नहीं आइडिया होगा तो हम लेटर ऑन जो है जब हम क्लास देख रहे होंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन की, तो उसमें हम समझेंगे कि DTAA और TIA क्या होता है। फ़िलहाल के लिए यही समझते हैं कि बिलो AC जो है नोटिफाइड नहीं होता है जनरली, तो AC से अबव जो है, जो कि नोटिफाइड है CBDT के द्वारा, उन्हीं लोगों को ये पावर होती है कि DTAA और TIE की इन्वेस्टिगेशन करे आप पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपको कोई भी इनकम टैक्स, जैसे ओके मैं आपको एक और ओवरव्यू थोड़ा इसको देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और DRP के पास ये पावर है कि वो आपको बुला सकता है, कुछ पूछ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन इसमें आपको बुला सकता है, पूछ सकता है में कोई भी अथॉरिटी जो है आपके ऊपर DTAA या TIA का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगर आप ऐसे पर्सन है जो कि इन्वॉल्व है DTAA और TIEA में, तो फिर आपको ये देखना होगा कि जो सामने वाला पूछ रहा है उसका क्या अथॉरिटी है, उसका पोजीशन क्या है। दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड पोजीशन बिलो AC और दैट मस्ट बी नोटिफाइड बाय CBDT। सो ये हो गया हमारा सेक्शन 131। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। प्लस सेक्शन है हमारा सेक्शन 133 जो कि बोलता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। पहले वाले में मैंने आपको बताया कि उसके पास 131 में समन करने का पावर होता है कि वो किसी को बुला सकता है एंड दिस दैट। सेक्शन 133 जो होता है, यहाँ पे पावर दिया गया है सिर्फ 2 लोगों को, असेसिंग ऑफिसर को, AO को, और CIT अपील को। इन 2 लोगों को ये पावर दिया गया है कि आप जो है किसी को भी बुला के कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है मंगवा सकते हैं। अब वो भी डिफाइन किया गया है कि आप किसको बुला सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी SSC को बुला के आप एक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं कि कितने लोगों को इन ए पर्टिकुलर ईयर, कितने लोगों को उसने रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी या ब्रोकरेज दिया हुआ है, उन सब का नाम और एड्रेस दे दें। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट बना दे जिसमें ये पता चले कि इस 22-23 में उसने कितने लोगों को रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी या ब्रोकरेज दिया है। पहली बात। दूसरी बात बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ AO और CIT अपील को ये भी पावर है कि वो किसी डीलर को, ब्रोकर को, एजेंट को या फिर स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर को बुला के ये पूछ लें कि आप हमें एक स्टेटमेंट फर्निश करें जिसमें कि हमें किसी SSC के बारे में सेल परचेज उसका पता चल सके। तीसरी बात, तीसरा जो पावर है वो ये कहता है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को बुला सकते हैं और उससे कोई भी इंक्वायरी, उससे कोई स्टेटमेंट मांग सकते हैं। मतलब उससे कोई स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें ये बोलता है कि वो किसी पर्सन को, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी के भी किसी ऑफिसर को बुला के वो ये बोल सकते हैं कि आप हमें एक स्टेटमेंट बना के दीजिए। और मे भी मान लो कि मैंने मिस्टर A जो हैं वो बैंकिंग कंपनी में कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, मैं जो है हो गई मैं CIT अपील। तो मैंने मिस्टर A को बुलाया और मैंने कहा ये जो मिस्टर X है ना, इनका जो है ये चीज़ें मुझे दो, और वो चीज़ें मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि उनका कोई असेसमेंट पेंडिंग है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या फिर कोई इंक्वायरी चल रही है, उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे बैंक से पता चल सकती हैं। तो बैंक के किसी ऑफिसर को बुला के मैं मिस्टर X से रिलेटेड बैंक का कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ। ये 3 जो पावर है वो AO और CIT अपील को दिया हुआ है। ये आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 133B। 133B जो है वो है डील करता है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन से। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो बिल्डिंग या प्लेस एक ऐसा बिल्डिंग या प्लेस है जहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड ऑन है। उस बिल्डिंग या प्लेस में एंटर करके वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। बट 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि पहला कि उस बिल्डिंग या प्लेस में एंटर करने के लिए वर्किंग आवर ही होना चाहिए। मतलब अगर वो कोई होटल है और वो होटल की टाइमिंग 10 to 8 है तो वो 10 to 8 के बीच ही एंटर करे। और दूसरी बात कि वो किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर है, बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर है बट आप वो नहीं कर सकते कि आप वहाँ से कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट उठा ले या फिर कुछ और कैश या अदर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है तो आप उसको पिक नहीं कर सकते, उसको टच नहीं करेंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड 133B। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 133C जो कि बात करता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बाय प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिसका मैं जिक्र बहुत बार कर चुकी हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो किसी भी पर्सन का, चाहे प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या नहीं हो, उसको बुला करके उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मंगा सकता है। अब हम बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा सेक्शन होता है, बढ़ते हैं आगे सेक्शन 133A पावर ऑफ सर्वे। तो 133A जो होता है ना, ये सर्वे का पावर होता है। इसमें होता क्या है कि
इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये पावर होता है कि वो किसी भी बिजनेस में या प्रोफेशन में या अगर कोई चैरिटेबल पर्पस है, वे बिल्डिंग या प्लेस में जा सकते हैं जहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है, और वहाँ पे जाके वो ये बोल सकते हैं कि आप हमें बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने हैं तो हमें आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, या फिर हमें कैश या स्टॉक या फिर वैल्यूएबल आर्टिकल अगर कुछ और रखा हुआ तो हमें वो इंस्पेक्ट करना है, तो आप हमें वो दिखाइए। और पर्सन को जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, या फिर अगर उन्हें कुछ और लगता है, मतलब जो चीज़ें मैंने मेंशन की, बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश, स्टॉक या फिर कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल के अलावा अगर कुछ और भी लगता है तो वो उसे भी मांग सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो किसी बिल्डिंग या प्लेस में जा सकते हैं, और ऐसे बिल्डिंग या प्लेस जहाँ पे ध्यान रखना बिजनेस, प्रोफेशन या चैरिटेबल पर्पस की एक्टिविटीज़ हो रही हों। अब ये आपको समझ में आ गया। मान लो कि आप ABC लिमिटेड में गए, ठीक है। ABC लिमिटेड में जाने के बाद से ABC लिमिटेड का मालिक जो है वो है, द ओनर ऑफ ABC लिमिटेड इज़, सपोज करो कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका जो ओनर है वो है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने कहा कि अच्छा आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेरे घर पे रखे हुए हैं, तो हम ऐसा मान लेंगे कि अगर आप किसी और जगह को, कहीं किसी और जगह को रेफ़र कर रहे हैं कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हम उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन मान लेंगे, या चैरिटेबल पर्पस है तो वो हम प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन या चैरिटेबल पर्पस मान लेंगे, और हम वहाँ पे भी चले जाएंगे और आपके उस बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है, सर्वे का पावर है। यही होता है सर्वे में कि वो अचानक से आपके यहाँ आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश, स्टॉक चेक करने लगते हैं। लेकिन उनके आने का टाइमिंग है एक, कि मतलब बिजनेस आवर में ही वो आ सकते हैं। इसमें आगे जो है वो ये बोलता है, जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट अभी बताया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि पावर ऑफ सर्वे है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास कि भाई आप किसी भी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, प्रोफेशन कंडक्ट हो रहा है या चैरिटेबल पर्पस है, तो वहाँ पे आप जाके आप बोल सकते हो कि मुझे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट देखना है, मुझे आपका कैश, स्टॉक या अदर वैल्यूएबल आइटम चेक करना है, या फिर कोई और चीज़ जो भी आपको ज़रूरत लगी वो आप मांग सकते हो, चेक कर सकते हो। अब इन्होंने कहा कि मान लो कि ABC है, ABC लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, उसका ओनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कहा कि अच्छा आपको ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको मेरा कैश लेजर चाहिए, मेरा कैश लेजर तो मेरे घर पे है। तो अगर आपने किसी और प्लेस को रेफ़र किया तो हम ऐसा मानेंगे कि वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वहाँ पे भी जा करके हम उस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि वो जा सकते हैं, तो ये जो जाने का जो पावर है कि हाँ हम चले गए आपके पास, ये ओनली ड्यूरिंग द आवर ऑफ बिजनेस ही होना चाहिए, जब बिजनेस चल रहा हो तभी होना चाहिए। और अगर बिजनेस, प्रोफेशन के अलावा अगर आप कहीं और पे जा रहे हैं, मतलब ऐसा बिल्डिंग या प्लेस जहाँ पे बिजनेस चल रहा हो, इसके अलावा जैसे आप घर पे जा रहे हैं, मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया कि घर जा रहे हैं, तो ये घर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके पास जो टाइम लिमिट है, ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट आपको निकल के आ जाना पड़ेगा। अब इस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी को कुछ और पावर भी मिले हुए हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला पावर ये है कि मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर वो चाहे तो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्योंकि मान लो बाद में उन्हें रेफ़र करना होगा, तो वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट में या कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकते हैं, या फिर अगर उनका मन किया, अगर उन्हें ये ज़रूरत लगा तो इम्पाउंड कर सकते हैं, मतलब अपने कस्टडी में अगर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हुआ या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट हुआ तो वो उसको अपने कस्टडी में भी रख सकते हैं, बट 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर मोर देन 15 डेज़ रखना है तो उन्हें चीफ CIT या CIT का अप्रूवल लेना होता है। तीसरा पॉइंट है कि इन्वेंट्री बना सकते हैं कि कितना कैश था, कितना स्टॉक था, कितना अदर वैल्यूएबल आइटम था, उसकी एक इन्वेंट्री भी बना सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इसके साथ साथ उन्हें ये भी पावर है कि मतलब मान लो कि ABC लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड में वो गए थे और वहाँ पे जाके उन्हें लगा कि यार हमें मिस्टर C जो हैं उनका कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, ये तो कुछ बात बता रहे हैं, तो किसी के स्टेटमेंट को अगर उन्हें ज़रूरत लगा तो वो उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद से एक बड़ा ही फेमस सेक्शन आता है। जब मैं पढ़ती थी तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइटेड थी कि अगर कोई ऐसा फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट हो रहा है जहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी को, एक्चुअली बंगाल में ममता बनर्जी का केस हुआ था कि समथिंग कोई भांजे या कुछ भतीजे की शादी थी और उसमें बहुत बड़ा कुछ इवेंट हो रहा था, इतना बड़ा हो रहा था इवेंट दैट इट वाज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। तो उसके बाद से शायद कुछ ऐसा हुआ था कि इनकम टैक्स वाले गए थे बट कुछ मिला नहीं, उन्हें बोले कि कैसे आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद से एक लॉ में ये पॉइंट प्रोविज़न आया कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है
सेरेमनी हो रही है या फंक्शन हो रहा है जहाँ पे आपको देख करके लग रहा है, उसके एक्सपेंडिचर को देख के लग रहा है कि यार हमें यहाँ पे जाके पूछना चाहिए, तो जैसे ही वो इवेंट सेरेमनी ख़त्म होता है या फंक्शन ख़त्म होता है तो वहाँ पे आप जाके किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट हो रहा हो तो वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि मान लो कि मैंने आपको कहा मैं एक इनकम टैक्स अथॉरिटी हूँ और मैं कहीं पे गई, मान लो किसी फंक्शन सेरेमनी या इवेंट पे गई, या फिर मैं किसी बिजनेस प्लेस पे जा रही हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जा रही हूँ, और वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से कुछ सवाल किए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट किया, और वहाँ के लोगों ने जो भी केस मैंने आपको बताया, तो पर्पस ये है कि अगर वहाँ पर मुझे कोऑपरेशन नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, तो 131 मतलब मैं समन के लिए, समन 131 मैंने आपको बता रखा है, मैं समन कर सकती हूँ उन लोगों को जिन लोगों की मुझे आवश्यकता है, मैं उनके ऊपर 131 इशू कर सकती हूँ। और अगर आप 131 से नॉन कंप्लाई करते हो ना, तो फिर आपके ऊपर ये आ जाता है कि अब आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो जाएगा, फिर आप कैसे भी फंस जाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सर्वे का सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 133A2A जो कि TDS TCS सर्वे होता है। मैं सोच रही हूँ जब मैं ये 133 शुरू किया ही है तो इससे रिलेटेड सारे ही सेक्शन बता दूँ, क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बता रही थी, अब हम शुरू करने वाले हैं TDS TCS सर्वे सेक्शन 133A2A। देखो TDS TCS सर्वे में जैसे मैंने आपको नॉर्मल सर्वे पढ़ाया और TDS TCS सर्वे में डिफरेंस बता देती हूँ, अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पहला तो ये कि चैरिटेबल ट्रस्ट पे मैंने आपको वहाँ पे बताया था बिजनेस प्रोफेशन एज वेल एज चैरिटेबल ट्रस्ट, तीनों में ही नॉर्मल जो सर्वे होता है वो हो सकता है, बट TDS TCS में चैरिटेबल ट्रस्ट पे ये सर्वे नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, बट जो आपको इम्पाउंड करने की अथॉरिटी मिली थी कि आप 15 दिन तक कर सकते हैं, या फिर इन्वेंट्री बनाने की कैश स्टॉक या अदर वैल्यूएबल आइटम की, तो TDS TCS सर्वे में इम्पाउंड नहीं कर सकते, और साथ के साथ आप इन्वेंट्री नहीं बना सकते कि कैश वैल्यूएबल या स्टॉक वगैरह वहाँ पे कितना था। तो सिंपल सी चीज़ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को TDS TCS करना अलाउड है, बट सिर्फ याद रखना सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन पे अलाउड है। आप एंटर कर सकते हैं आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। तीसरी बात है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट उसको इम्पाउंड नहीं कर सकते। आप इन्वेंट्री नहीं बना सकते कैश या स्टॉक वगैरह की, और TDS TCS सर्वे जो है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे नहीं होता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड।